दिव्य मराठीची संपूर्ण टीमला खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो. कोणत्याही न्यूजपेपरचा किंवा टेलिव्हिजन चॅनलचा जेव्हाही मला निमंत्रण मिळतं तर मी आवर्जून त्याच्यामध्ये उपस्थित होतो. कारण ज्या प्रकारे शहरामध्ये जे सुरू आहे गेम्स 2024ला काही उलटफेर झाला तर मला पुन्हा पत्रकार व्हायचं आहे. म्हणून जेव्हा आपले राज्य संपादक प्रणव गोलवलकर साहेब जे आपला सुरुवातीचं भाषण देत होते, प्रस्तावित करत होते, त्यांनी सांगितलं की आम्ही हे जे असे प्रकारचे जे कार्यक्रम आहे ते आम्ही घेतच राहतो, आम्हाला कोणालाही निवडणूक लढवायची नाही आहे. प्रणव गोलवलकर साहेब, कशाला आपण हे पत्रकारांना थांबवतोय? बघा, एक पत्रकार जेव्हा निवडणूक लढलं तर आमदार झालं, खासदार झालं, आणि फक्त एकदा खासदार नाही झाला, या सगळ्यांचा आशीर्वाद राहिला तर दोनदा राहणार आहे. कराड साहेबांचा चेहरा बघा कसा दिसतो. मला खूप आनंद आहे की आज हे जे कार्यक्रम आहे एक वेगळ्या प्रकारचा कार्यक्रम इथे झालेला आहे आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी आपले आपले मनोगत व्यक्त केलेले आहे त्यांचा प्लॅन्स काय आहे या शहरासाठी, या जिल्ह्यासाठी. तर मी एक प्रामाणिकपणे जेव्हा पोलीस कमिशनर साहेब बोलत होते की ड्रग्ज एक खूप मोठा विषय आपल्या शहरामध्ये झालेला आहे आणि खूप मोठा म्हणजे खूप मोठा झालेला आहे आणि जोपर्यंत आपण ड्रग्जवर कंट्रोल करणार नाही, मला असं वाटत नाही की आपल्या शहरामध्ये, मी पोलीस कमिशनर नवीन आलेले आहे त्यांना सांगू इच्छितो की मागच्या 2-3 वर्षामध्ये जितके मर्डर्स या शहरामध्ये झालेले आहे त्याचा कनेक्शन जे आहे ते ड्रग्जशी संबंधित आहे. मारणारा किंवा मरणारा या दोघांमध्ये कुठला तरी एक जे आहे ते ड्रग्ज वापरणारा होता. कमिशनर साहेबांनी सांगितलं की आम्ही रिहॅबिलिटेशन करू, ते करा तुम्ही, पण तुम्ही एकदा येऊन घोषणा केली की ज्या एरियामध्ये आम्हाला ड्रग्ज सापडतील त्या एरियाच्या पीआयला आम्ही कंट्रोल रूमला अटॅच करणार. बघा तुम्ही 10 दिवसामध्ये कशा ड्रग्जवर आपण कंट्रोल करता येतं. काही कठोर कदम आपल्याला घेण्याची आवश्यकता आहे. आपण सांगताना हे सांगितलं की G20 मुळे आपलं शहर कशा बदललेलं आहे. मला एक प्रश्न सरकारला विचारायचा आहे. 2 दिवसासाठी विदेशी पाहुणे या शहराला आले होते आणि त्या 2 दिवसासाठी आमचं शहर कशा बदलण्यात आलेला होता, किती चांगलं आमचं शहर करण्यात आलं होतं. मग एक प्रश्न हे होतो की मागच्या अनेक वर्षापासून इथे राहणारे जे लोक आहेत त्यांना आपण हे शहर का दिलं नाही, की जे ब्युटिफिकेशन आपण फक्त 2 दिवसासाठी येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांसाठी आपण केलं होतं, तर आपण मनावर घेतले तर आपण काय करू शकतो याचं एक चांगलं उदाहरण म्हणजे G20चा जे शहराला आपण बदलून टाकलेलं होतं. 28 तारखेला कराड साहेब, काही आपली प्रायोरिटीज काय आहे हे समजण्याची खूप आवश्यकता आहे. 2021ला नवीन पार्लमेंट बिल्डिंगची सुरुवात करण्यात आली होती. 12,000 कोटी रुपये त्याच्यावर खर्च करण्यात आलेले आहे, 12,000 कोटी. आणि त्याच वर्षी 2021ला क्रांती चौकला आपण 200 बेडच्या हॉस्पिटलच्या कामाची सुरुवात केली. 2021ला 12,000 कोटी रुपयाचा पार्लमेंट बिल्डिंग आणि 2021ला 200 बेडच्या हॉस्पिटलची आपण सुरुवात केलेली आहे. आता त्या 12,000 कोटीच्या कामाचा शुभारंभ परवा 28 तारखेला होणार आहे आणि त्या 100 कोटीचं जे हॉस्पिटल आहे त्याचं काम आतापर्यंत फक्त 40% झालेलं आहे, कारण त्याच्यासाठी फंड्स अवेलेबल नाही आहे. आता जे आपण सगळ्यांनी जे एक कॉन्ट्रीब्युशन केलेले आहे या शहराच्या विकासासाठी, मी आपल्याला एक प्रश्न उपस्थित करतो की ग्रामीण एरियाच्या बाबतीत कोणी सांगितलं आम्हाला 650 असे क्लासरूम्स आहेत याच औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये. 650 क्लासरूम्स जिल्हा परिषदचे जे आहे त्याच्यावर एक पक्की छत नाही आहे. आणि कोणी सांगितलं, एक इम्तियाज अलीने नाही सांगितलं, हे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस कडून आम्ही त्याचा सर्वे करून लावलं आणि त्यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगितलेले आहे की 650 क्लासरूम्स इन जिल्हा परिषद स्कूल्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अलोन त्याच्यावर पक्की छत नाही आहे. मग कशाला आपल्याला हे ब्युटिफिकेशन वर आपण इतके पैसे खर्च करणार आहे? काय त्यांचा दोष काय आहे?
त्या ग्रामीणमध्ये राहणाऱ्या त्या मुलांचा दोष काय आहे की मार्चच्या 40-42 डिग्री सेंटीग्रेडच्या टेम्परेचरमध्ये तो कसा बसू सकते हैं? सर, आप यहां पर 1 करोड़ के बारे में बात की है, तो आप सभी लोगों से जो दे सकते हैं, अगर हम सब ने अगर ये जिम्मा उठा लिए कि 2-2 क्लासरूम, 4-4 क्लासरूम्स अगर क्रीडाई ने अपने दिल के ऊपर ले लिया, तो मेरे हिसाब से क्रीडाई तक 50 क्लासरूम्स की जिम्मेदारी तो आप खुद ले सकते हैं। इतने बड़े बड़े बिल्डर्स यहां पर हैं, लेकिन इसके बारे में किसी ने भी कोई जिक्र नहीं किया है। कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में भी सोचना है। हम खुद अपने तौर के ऊपर भी जितना हो सकता है हम यकीनन वो करेंगे। दूसरा ये है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब, श्रीकांत साहब, आप भी नए आए हुए हैं। महानगर पालिका की प्राथमिकता क्या है कि सड़क, रास्ते, बिजली, कचरा ये होना चाहिए। आपने 2021, 2022 और 2022-2023 आपने सिर्फ पुतलों के ऊपर महानगर पालिका ने कितना पैसा खर्च किया है? आंकड़ा अगर मैं सुनाऊंगा तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी होंगे। कुछ खुश होंगे कि हमने पुतले बनाए हैं करके, लेकिन जिस शहर के अंदर, यहां पर महानगर पालिका के अंदर क्या हालत है बच्चों की, उनके स्कूल्स की, उनके हॉस्पिटल की, 12 करोड़ रुपया महानगर पालिका। नंदू भाई, अभी चेलीपुरा मर्चेंट एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं पुतले की, बनना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका का पैसा इसके ऊपर अगर आप खर्च करेंगे और 12-12 करोड़ रुपए 2-2 साल के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं, श्रीकांत साहब और मैं पुलिस कमिश्नर साहब को भी ये कहता हूं, पुतले जब बनेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। अगर किसी को बनाना है किसी महापुरुष का, तो इम्तियाज जलील सबसे पहले खड़े रहेगा अपने जेब से कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन महानगर पालिका का या सरकार का पैसा लेके, सरकार का पैसा जो है वो अच्छे कामों के लिए होता है, उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। इसमें करार साहब, सरकार आपकी है। जिस वक्त यहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां से नागपुर गया था, मैं उस वक्त आमदार था, हरिभाऊ बागड़े साहब उस वक्त विधानसभा के स्पीकर थे। हमने उसका विरोध किया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां से आप लेकर जा रहे हैं। तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नाना आपको याद होगा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये घोषणा की थी कि इस शहर को हम IIM लेकर जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हम देने वाले हैं। ये करार साहब अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक इंटरनेशनल लेवल का आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का इंस्टीट्यूट हमें औरंगाबाद के अंदर चाहिए, क्योंकि जब घोषणा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की जाती है तो वो कमिटमेंट हो जाता है सरकार की तरफ से कि हमें ये करना है करके। उसमें श्रीकांत साहब, आपने एक बात बहुत सही कही। मैं अभी यूएस गया था, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइटेड था एक डेलीगेशन, और मैं वहां पर जाके एक कंपनी, आईटी की कंपनी है, उनको कन्विंस किया। उनका ऑफिस हैदराबाद के अंदर था और वो एक्सपांशन वहां पे कर रहे थे, एल्ड्रिच नाम की कंपनी। मैंने उनको कन्विंस किया कि हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, ये आपको किस तरीके से महंगा पड़ता है, वहां पे ट्रैवल टाइम कितना महंगा होता है। मैंने उनको यहां पर औरंगाबाद लेके आया, वो अंग्रेजों को अपनी गाड़ी के अंदर घुमाया। एमआईडीसी को नहीं कहा मैंने कि आप जाकर उनको दिखाओ करके, मैंने खुद लेकर गया। मुझे आज खुशी है ये बताते हुए कि एल्ड्रिच कंपनी ने औरंगाबाद को फाइनल किया है और 250 बच्चों को रिक्रूटमेंट का काम वो अभी कर रहे हैं। लेकिन जब वो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था कि व्हाट इज द नाइट लाइफ अवेलेबल इन योर सिटी, व्हाट डू वी डू आफ्टर 6 o'clock, 7 o'clock। ये एक फैक्ट है। सीपी साहब, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, सख्ती होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 5 स्टार होटल को रात में अगर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक का अगर हम परमिशन नहीं देंगे, तो कौन सी आईटी इंडस्ट्री आएगी और ये कहेगी कि नहीं, हम यूएस का टाइम देखिएगा कि जब हमारे पास दिन होता है तो उनके पास रात होती है। तो जब वो काम करते हैं तो उनके एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं नाइट लाइफ भी उनको देने की जरूरत है। नाना ने भाड़ू माफिया के बारे में कहा, और भाड़ू माफिया करता है, मैं नाम नहीं लूंगा। दूसरा ये है कि
हमारे पास, जैसा श्रीकांत साहब के साथ मैंने भी परसों के दिन बहुत सविस्तर चर्चा किया है, ये फैक्ट है कि अगर शाम में हमारे परिवार को अगर लेके जाने का है तो सिवाय सिद्धार्थ गार्डन के और कोई भी हमारे पास ऐसा एंटरटेनमेंट का वो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रहा तो हम प्रोजोन मॉल चले जाते हैं टहलने के लिए। तो सर अगर गार्डन्स को डेवलप करें, सलीम अली लेक हमने इतना अच्छा डेवलप किया सर, इतना अच्छा डेवलप किया है नंदू भाई, हमने करोड़ों रुपया उसका गार्डन के ऊपर खर्च किए। कोई तो भी एक जना उठता है और जाकर है तो कोर्ट में है तो कहता है कि नहीं बर्ड्स आते हैं और कोर्ट उसके ऊपर स्टे दे देता है। करोड़ों रुपया हमारा वहां पर फंसा हुआ है। इतना खूबसूरत गार्डन बनाया है सलीम अली लेक का। अगर हमने आउट ऑफ द कोर्ट जाकर कोर्ट को कन्विंस किए कि हमको सलीम अली लेक का है तो आधा हिस्सा हम अलग कर देंगे और आधे हिस्से के अंदर अगर हम बोटिंग फैसिलिटीज स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास ये रहेगा। मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मंदार जोशी जब यहाँ पर लोगों को बुला रहा था, हमारे अधिकारियों को, तो वो कह रहा था कि देना रे घेना रे, और वो हमारी तरफ देखा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना करके। हे देना रे हे घेना रे, आणि ते आमच्याकडून बघितलं आणि मला हे भीती वाटली की ते असं बोलू नये, हे देणारे हे घेणारे आणि हे खाणारे। पण त्यांनी मॅनेज केलं कसं कसं, त्याला बोलायचं काय होतं मला, पण देखिए आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने भी पैसा दिया है मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मेरे बाद जो साहब बोलने के लिए आ रहे हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। देश का पूरा बैंक, देश का पूरा पैसा जो है वो हमारे कराड़ साहब के हाथ में है। तो आप सुनिएगा, घोषणा जो है वो आप कराड़ साहब कैसी देंगे, क्योंकि छोटी मोटी चीजें नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर कराड़ साहब इस शहर के लिए क्या घोषणा करते हैं आप देखिएगा, और सिर्फ वहां की मत करिएगा, हमारे शहर के लिए क्या कर रहे हैं ये बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।